Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome to my YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज हम स्टैंडर्ड स्कोर्स या डिराइव्ड स्कोर्स जिनको कहते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब भी हम कोई परीक्षण कहीं पर प्रशासित करते हैं किसी एक व्यक्ति पर या एक समूह पर, तो जो हमें प्राप्तांक मिलते हैं उनको अगर हम देखें तो उनका वास्तविक कोई अर्थ नहीं होता, मतलब वो अर्थहीन होते हैं और उनको अर्थ प्रदान करने के लिए रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। और जब हम उन्हें रूपांतरित करते हैं तो वो स्टैंडर्ड स्कोर्स हो जाते हैं। और इस स्टैंडर्डाइजेशन का या उनको स्टैंडर्ड स्कोर्स में परिवर्तित करने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है कि जो व्यक्ति हैं उनका या समूहों का परस्पर हम तुलनात्मक अध्ययन जब करना चाहते हैं तो हम उनको स्टैंडर्ड स्कोर्स में रूपांतरित करते हैं, या फिर किसी एक व्यक्ति के जो प्राप्तांक हैं उनकी तुलना समूह में जो संदर्भ बिंदु है उससे करना, मतलब मध्यमान जो हमारा हो सकता है संदर्भ बिंदु मीन, उससे हम तुलना करना चाहते हैं कि वास्तविकता में यह व्यक्ति उस समूह में कहाँ पर स्थित है। तो ऐसी दोनों सिचुएशंस में हम स्टैंडर्ड स्कोर्स का यूज़ करते हैं और इनका उपयोग अधिकांशतः तब किया जाता है जब हम अध्यापक निर्मित परीक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे मानकीकृत परीक्षण होते हैं उनमें हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो जो हमारे अध्यापिका द्वारा बनाए गए परीक्षण हैं उनको जब हम अप्लाई करते हैं तो उनको एक अर्थ प्रदान करने के लिए हमें स्टैंडर्ड स्कोर्स में उन्हें रूपांतरित करने की आवश्यकता होती है। अब देख लेते हैं कि हमारे ये जो स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं या डिराइव्ड स्कोर्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड स्कोर्स यहाँ लिखा है, उसमें सिग्मा या जेड स्कोर या जेड प्राप्तांक, टी स्कोर, हल स्कोर, स्टेन स्कोर्स, स्टेनाइन स्कोर्स, सी स्कोर्स, परसेंटाइल स्कोर्स एंड डेविएशन आईक्यू स्कोर्स, ये 8 तरह के हमारे स्टैंडर्ड स्कोर्स हैं। इस वीडियो में हम स्टार्टिंग के 2 जो हमारे स्कोर्स हैं दैट इज जेड स्कोर्स, टी स्कोर्स एंड हल स्कोर ऑल्सो, वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज 3 इन दिस वीडियो। जब हम जेड स्कोर की बात करते हैं तो उनको हम देखते हैं तो सबसे अधिक प्रचलित जो हमारा स्टैंडर्ड स्कोर है वो जेड स्कोर होता है और ये प्राचीनतम भी विधि है हमारी स्टैंडर्ड स्कोर्स बनाने की, और इनको स्टैंडर्ड स्कोर्स या रिड्यूस्ड स्कोर्स के नाम से भी जाना जाता है। अब जेड स्कोर जो होते हैं वो हमें ये बताते हैं कि जो हमारे मूल प्राप्तांक हैं वो किसी मध्यमान से कितने मानक विचलन विचलित हैं। मतलब अगर हमारा मध्यमान यहाँ इस पॉइंट पर आ रहा है तो जो हमारा स्कोर है वो कितने मानक विचलन, मतलब जैसे यहाँ पे ये मानक विचलन है ना, सिग्मा -1 सिग्मा -2 सिग्मा -3 सिग्मा या +1 सिग्मा +2 सिग्मा +3 सिग्मा, इनमें हमारा जो प्राप्तांक है या जो व्यक्ति का स्कोर है वो मध्यमान से कितने विचलन दूर जा रहा है। जब हमें ये पता लगाना होता है तो हम जेड स्कोर की बात करते हैं। और जो जेड प्राप्तांक का विन्यास है उसमें जो मध्यमान है वो हमेशा 0 रहता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और इसमें सिग्मा का मान जो मूल्य है वो हमेशा 1 रहता है। सिग्मा मतलब आपका ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है उसको सिग्मा बोलते हैं, तो ये हमेशा 1 रहता है, सब 1-1 की दूरी पर है। जेम्स ट्रीवर ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि जेड प्राप्तांक जो है सिग्मा के रूप में वह प्राप्तांक है जहां मूल प्राप्तांक से मध्यमान को घटाकर व्यक्ति का विचलन प्राप्तांक ज्ञात किया जाता है, फिर इस विचलन प्राप्तांक को प्रामाणिक विचलन से भाग दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्तांक ही जेड प्राप्तांक कहलाता है। इसको बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में अगर मैं समझाऊं तो वो ये फॉर्मूले की बात की है। जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मूल जो बालक के प्राप्तांक हैं उनमें से मध्यमान को आप घटाएंगे और घटाने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन या सिग्मा से डिवाइड कर देंगे और इस तरह से आपकी जो वैल्यू आपको मिलेगी वो जेड प्राप्तांक कहलाएगी। अब इसको एक उदाहरण के द्वारा हम समझ लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट है कोई प्रशांत, जिसके जीव विज्ञान में परीक्षा में जो अंक आए हैं वो 60 आए हैं और जो छात्रों के पूरे समूह का या कक्षा का मानक विचलन है वो 10 है और मध्यमान 45 है, और गणित में इस छात्र के 75 अंक प्राप्त किए इसने और मध्यमान 50 है और मानक विचलन 10 है। तो अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये छात्र जो है वो किस विषय में
ज़्यादा अच्छा है। तो अब हम यहाँ पर z प्राप्तांक कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि हमें मालूम है z प्राप्तांक में x जो है मतलब मूल जो हमारे बच्चे के अंक हैं वो क्या है, यहाँ पर 60 हैं, और यहाँ मध्यमान कितना है इसके लिए 45 है, और विचलन कितना है 10। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 60 - 45 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 10 एंड आंसर विल बी 1.5। ये हमारा जीव विज्ञान का जो बालक का स्कोर है वो आ गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमें निकालना है वो है गणित का, मैथ्स का। अब गणित में इसके जो प्राप्तांक हैं वो कैसे हुए, वो भी सेम फॉर्मूला से कैलकुलेट होंगे। अब गणित में यहाँ पे इसको 75 अंक प्राप्त हुए हैं तो हमने x की जगह 75 रखा, मध्यमान 50 है तो इसको 50 कर दिया एंड देन मानक विचलन से इसको डिवाइड कर दिया, दैट इज 10। सो 25 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.5। तो हम ये कह सकते हैं कि अंक गणित में, वो जो बच्चे के गणित में मार्क्स आए हैं वो अंक जो है उसके वो ज़्यादा हैं। इसको हम टेबल के आधार पर जो इसकी व्याख्या करते हैं वो ये टेबल है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आपको ये आगे याद रहे। जैसे +2 से अधिक सिग्मा की अगर वैल्यू रहती है तो उस छात्र को हम अति उत्तम कहेंगे, 1 से 2 के बीच में यदि रहती है तो उत्तम, 0.51 से 1 तक रहती है तो सामान्य से अधिक, -0.51 से 0.50 प्लस तक रहती है तो सामान्य, -1 से -0.50 के बीच में है तो सामान्य से निम्न, और -2 से -1 के मध्य है तो निम्न, और -2 से भी कम हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उसको हम अति निम्न कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टी स्कोर्स। टी स्कोर्स का जो प्रयोग हमारा सुझाव दिया वो मैककॉल ने दिया, और इसमें जो मीन की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है 50 पर, और एसडी की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड रहती है 10 पर। और z प्राप्तांकों की तुलना में ये जो टी स्कोर्स होते हैं वो ज़्यादा उपयोगी होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि z स्कोर्स में जो हमारा विस्तार होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा विस्तार है वो 0 से लेके 100 तक होता है, जिससे जो भी योग्यताओं का हम मापन कर रहे हैं वो परिशुद्धता के साथ किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी उसमें आ सकती है। देन क्योंकि मध्यमान हमारा फिक्स्ड है 50 पर, तो जो ऋणात्मक राशियाँ आ सकती हैं उनकी संभावनाएं कम हो जाती हैं, जबकि z प्राप्तांक में हमारे ऋणात्मक स्कोर आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और इसमें जो प्रमाणिक विचलन है वो 10 होता है, तो जो प्रमाणिक विचलन के 10वें भाग तक का अंतर है उसको सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, टी प्राप्तांक इज इक्वल टू 50, जो इसका मध्यमान है 50 + 10 मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की जो वैल्यू फिक्स्ड थी, देन x - m अपॉन सिग्मा। इसको आप बहुत सरल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं 50 + 10 z प्राप्तांक जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो ये होता है ना वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख लें या z लिख दें, एक ही बात है। हमारा जो टी प्राप्तांक होता है वो सामान्यकृत मानक प्राप्तांक होता है, इसलिए इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो पॉजिटिव, नेगेटिव या डेसिमल में नहीं होती, ये हमेशा पूर्ण संख्या से व्यक्त होते हैं। और क्योंकि ये पूर्ण संख्या से व्यक्त होते हैं तो जो z में हमारी प्रॉब्लम आती थी कि राशियां हमारी नेगेटिव हो जाती थी या कभी कभी उनको डेसिमल पॉइंट्स तक हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम हमारी टी स्कोर्स में सॉल्व हो जाती है। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे एक कोई क्वेश्चन है हमारा जिसमें x हमको 80 दिया हुआ है, m हमारा 70 है और SD हमें 20 दिया हुआ है। तो इसको जब हम t निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, t का फॉर्मूला हमारा 50 + 10, z है, z को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, x हमारा 80 है, 80 माइनस मीन 70 अपॉन 20। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 50 + 10 divided by 10 upon 20. So the answer will be 50 + 10 into 1/2. So this will be 50 + 5, that is equal to 55. That is your T score. Okay. Now coming to next score, that is Hull scores. हल स्कोर्स जो होते हैं वो टी प्राप्तांकों के समान ही होते हैं। उनमें अंतर केवल इतना होता है कि जो प्रतिमान प्राप्तांक हम 10 से गुणा करते थे उसमें यहाँ पर उसकी वैल्यू 14 हो गई है, दैट इज़ 14। सिर्फ डिफरेंस हमारा कितना है, 50 + 14 z, बाकी सब कुछ हमारा
सेम रहता है इसमें, इसलिए ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल टी प्राप्तांकों के समान होते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।